अच्छा जी, कमिंग टू द चैप्टर बजटिंग, फोरकास्टिंग एंड बजटिंग. एनी स्टूडेंट हु कैन डिफरेंशिएट बिटवीन फोरकास्टिंग एंड बजटिंग. फोरकास्टिंग क्या है और बजटिंग क्या है, कोई बता सकता है फ़र्क इन दोनों में? व्हाट इज़ फोरकास्ट एंड व्हाट इज़ बजट? फोरकास्ट के बारे में बताइए, बजट के बारे में कोई एक चले, किसी एक टर्म के बारे में कोई बता सकता हो? एनी वॉलंटियर? किसी एक टर्म के बारे में कोई बता सके? एस्टिमेट अबाउट फोरकास्टिंग इज कोई और स्टूडेंट? ठीक है, कुछ ना कुछ सही डायरेक्शन में जा रहे हैं. कोई और स्टूडेंट? फोरकास्ट या बजट? फोरकास्ट प्रीवियस डाटा की बेस के ऊपर फ्यूचर के अपने डिसीजंस को सेट करना. पहला पार्ट आपने ठीक बोला. फोरकास्टिंग है पास्ट डाटा को एनालाइज करके फ्यूचर्स के बारे में एस्टिमेट बनाना. तो इस आपके एक साथी ने बोला था एस्टिमेट करना, सिर्फ एस्टिमेट नहीं, पास्ट डाटा को एनालाइज करके फ्यूचर के बारे में एस्टिमेट डेवलप करना. दिस इज फोरकास्ट. फॉर एग्जांपल, आपने पिछले साल की सेल, मंथली सेल्स रिव्यू की और पिछले साल की मंथली सेल रिव्यू करके आपने अगले साल की सेल के बारे में अंदाज़ा लगाया कि पास्ट बिहेवियर के हिसाब से अगले साल जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल ऑनवर्ड हमारी सेल्स अंदाजन क्या होगी ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट बिहेवियर. जैसे आपने पास्ट का ग्राफ, अगर मैं वैसे हाइपोथेटिकली बना रहा हूं, आपने पास्ट का ग्राफ देखा, कुछ ऐसे पास्ट का ग्राफ था. यह आपका पिछला एक साल से जनवरी से दिसंबर तक का ग्राफ था. तो इस ग्राफ को देख के अगले साल का अंदाज़ा लगाना कि भाई इसके हिसाब से तो अगले साल हमारी सेल्स कुछ ऐसे चलती जाएंगी. ये आपका फ्यूचर आ गया कि पास्ट का बिहेवियर देखा और उस बिहेवियर की बेस पे आपने डिफरेंट फैक्टर कंसिडर करते हुए अंदाज़ा लगाया. दिस इज फोरकास्ट. एंड व्हाट इज बजट? बजट क्या होता है फिर? व्हाट इज बजट? बजट पास्ट का होता है, फ्यूचर का होता है? बजट भी फ्यूचर का होता है, फोरकास्ट भी फ्यूचर के बारे में है, बजट भी फ्यूचर की होती है. बट व्हाट इज बजट देन? फॉर हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम द फोरकास्ट? बजट को अगर मैं एक सिंपल वर्ड कहूं तो बजट इज फ्यूचर टारगेट्स. फ्यूचर टारगेट्स. फोरकास्टिंग इज नॉट टारगेट. ये अंदाजा है कि अगले साल हमारी सेल्स पिछले साल के हिसाब से कहां पर जाएंगी. फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर बात करूं कि जी हमने पिछले साल जनवरी में सेल्स की 10 मिलियन की, हमने अंदाज़ा लगाया इसके हिसाब से अगले साल जनवरी में हमारी सेल्स बननी है से 12 मिलियन की. ये अंदाज़ा है. बट वी मे सेट अवर टारगेट एट अ हायर लेवल. वी मे सेट कर, नहीं फोरकास्ट तो 12 की आ रही है लेकिन हम अपनी टारगेट 14 मिलियन पे सेट करना चाहते हैं. फोरकास्ट अंदाज़ा है पास्ट बिहेवियर के हिसाब से, पास्ट बिहेवियर के मुताबिक हम फ्यूचर में कहाँ जाएंगे. और बजट टारगेट है कि हम जाना कहाँ पे चाहते हैं. ये मैंने सिर्फ सेल्स के रेफरेंस से बात की. बट बजट या टारगेट आपका सिर्फ सेल्स का सेट नहीं किया जाता, जैसे आपके साथी ने डिफरेंट टर्म यूज़ की. रेवेन्यू का सिर्फ टारगेट नहीं सेट किया जाता, कॉस्ट का टारगेट भी सेट किया जाता है कि अगले साल हमारा रेवेन्यू हमें कितना अर्न करना है, उस रेवेन्यू के लिए हमें कितनी कॉस्ट इनकर करनी चाहिए, एज अ रिजल्ट हमारा अगले साल प्रॉफिट क्या होना चाहिए. दीज आर ऑल सेट एज टारगेट्स. तो बजट इज योर टारगेट. इसको एक और अंदाज में भी डिफाइन किया जाता है. बजट्स आर टारगेट्स या फ्यूचर प्लान्स भी इसको कह लें. फ्यूचर प्लान्स भी आपके जो हम हासिल करना चाहते हैं वो भी टारगेट ही बन जाते हैं आपके. रिलेटिंग टू अ फिक्स्ड फ्यूचर पीरियड एंड एक्सप्रेस्ड इन नंबर्स. ये टारगेट्स हैं, प्लान्स हैं, लेकिन ये नंबर्स में एक्सप्रेस किए जाते हैं, क्वांटिटेटिव डाटा में एक्सप्रेस किए जाते हैं. रेवेन्यू क्या होगा, कॉस्ट क्या होगी. और बात सिर्फ रेवेन्यू कॉस्ट तक नहीं रहती. हम बजट जब बनाने जाते हैं तो बजट की हम बजटेड इनकम स्टेटमेंट या पीएनएल भी बनाते हैं.
हम बजटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन भी बना सकते हैं, हम बजटेड कैश फ्लोज भी बना सकते हैं कि भाई जो हमने टारगेट सेट किए हैं, इन टारगेट्स के मुताबिक अगले साल हमारा पीएनएल क्या दिखेगा, कैसा होगा, हम कितना प्रॉफिट कमाएंगे। जो हमने टारगेट सेट किए हैं, इनके बाद अगले साल के एंड पे हमारी बैलेंस शीट में कितने एसेट्स, कितनी लायबिलिटीज़, कितनी इक्विटी नजर आएगी। और जो हमने टारगेट सेट किए हैं, इसके मुताबिक अगले साल हमारा कैश इनफ्लोज और कैश आउटफ्लोज क्या होने वाले हैं। ये 3 मेजर स्टेटमेंट्स हैं जो कि हम बजटिंग में बनाते हैं। इसके अलावा कुछ स्मॉल स्टेटमेंट भी हैं, उस पर भी हम बात करेंगे जब हम बजटिंग पर जाएंगे। पहले हम फोरकास्टिंग पे डिस्कशन करेंगे, फोरकास्टिंग के बाद बजटिंग पे भी बात करेंगे, लेकिन पहले हमने ज़रूरी समझा कि हम फोरकास्टिंग और बजटिंग के फ़र्क को क्लियर कर लें। फोरकास्टिंग इज़ रिव्यूइंग, एनालाइजिंग पास्ट डाटा एंड प्रिडिक्टिंग फ्यूचर, एस्टिमेटिंग फ्यूचर ऑन द बेसिस ऑफ दैट। मैंने आपको सेल्स से आपको एग्जांपल लेकर समझाया कि पास्ट का सेल्स पैटर्न स्टडी करें और उस बिहेवियर को स्टडी करते हुए फ्यूचर के बारे में अंदाज़ा लगाइए कि भाई पास्ट पैटर्न पे ही अगर हमारी सेल्स चलती रहीं तो अगले साल हमारी सेल्स फिगर कहाँ पे जा सकती है। दिस इज़ फोरकास्ट। और टारगेट और बजट है कि हम अगले साल क्या सेल हासिल करना चाहते हैं, विच मे बी हायर देन द फोरकास्ट, विच मे बी लोअर देन द फोरकास्ट। फोरकास्ट यू मे or you may not target to achieve, but budget you plan to achieve। आप इसको हासिल करने के लिए स्टेप्स लेते हैं, इसको हासिल करने के लिए मेजर्स लेते हैं, इसको अचीव करना चाहते हैं। फोरकास्ट हम कहते हैं कि हमारी एक सिर्फ इंडिकेटिव वैल्यूज हैं फ्यूचर की, बट बजट्स आर नॉट इंडिकेटेड वैल्यूज, दीज आर आवर टारगेट्स। उनको हम हासिल करने के लिए पूरा जोर लगाएंगे, पूरे रिसोर्सेज लगाएंगे। जी एनी क्वेश्चन, किसी बच्चे को फोरकास्टिंग और बजटिंग में कोई क्वेरी, कोई डिफिकल्टी इन अंडरस्टैंडिंग दीज 2 टर्म्स? फोरकास्टिंग का टूल हम यूज करते हैं बजट्स की प्रिपरेशन में। अगर आप, क्योंकि बजट्स फ्यूचर के बारे में हैं और फ्यूचर के बारे में टारगेट्स सेट करने से पहले आपको फ्यूचर के फोरकास्ट डेवलप करनी पड़ती है। जैसे मैंने आपको मिसाल दी कि हमने सेल्स फोरकास्ट बनाई, वो 12 मिलियन है, एंड देन वी टॉक्ड क्या हमें 12 मिलियन को ही टारगेट करना चाहिए या 12 से हायर टारगेट सेट करना चाहिए। हम फोरकास्ट की मदद से हम टारगेट्स सेट करते हैं। तो सबसे पहले एक बड़ी ब्रीफ सी डिस्कशन, टाइप्स ऑफ फोरकास्ट। हम फोरकास्टिंग पे बात कर रहे हैं पहले, और पहली डिस्कशन है हमारी टाइप्स ऑफ फोरकास्ट। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोरकास्ट जो हमें बजटिंग में रिक्वायर्ड हैं, जिनकी मदद से हम बजटिंग प्रोसेस को कंप्लीट कर पाते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फोरकास्ट। नंबर 1 इज सेल्स ऑब्लिक डिमांड कह लीजिए फोरकास्ट। नंबर 2 इज इकोनॉमिक फोरकास्ट and number 3 is technological forecast। There are 3 types of forecast जो कि हमें बजट बनाते हुए जिनकी जरूरत पड़ती है। सेल्स या डिमांड फोरकास्ट, जैसे मैंने कहा, ये हमें सेल्स का टारगेट सेट करने में हेल्प करेगी। और सेल्स का जब टारगेट सेट होता है तो उसके हिसाब से आपको पता, आपकी प्रोडक्शन प्लानिंग होती है, आपकी प्रोक्योरमेंट प्लानिंग होती है, आपकी रिक्रूटमेंट प्लानिंग होती है। आगे बजटिंग में चल के इस पे हम डिटेल में बात करेंगे, लेकिन सेल्स की फोरकास्ट आपके पास होगी तो ही आप सेल्स का टारगेट सेट कर पाएंगे। सेल्स का टारगेट सेट करेंगे तो उससे प्रोडक्शन की रिक्वायरमेंट निकलेगी अगले साल की। प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट आपके पास आएगी तो रॉ मटेरियल की प्रोक्योरमेंट आपका प्लान बन पाएगा, और प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट होगी तो ही शायद आपको अंदाज़ा होगा कि आपको कितनी लेबर चाहिए होगी अगले साल। सो सेल्स और डिमांड फोरकास्ट, पास्ट को स्टडी करके फ्यूचर की सेल्स प्रिडिक्ट करना, दिस इज इंपॉर्टेंट अगर आप बजट बनाने जा रहे हैं। इकोनॉमिक फोरकास्ट होते हैं एस्टिमेट्स अबाउट इन्फ्लेशन,
टैक्सेशन, ड्यूटीज एटसेट्रा, इस तरह के इंडिकेटर्स के बारे में अंदाज़ा लगाना कि अगले साल हमारी कंट्री में इन्फ्लेशन क्या होगी, अंदाज़ा लगाना पड़ेगा। अगले साल हमारे कंट्री में टैक्सेशन के रेट्स क्या होंगे, गवर्नमेंट इंपोर्ट ड्यूटीज़ में कितना इजाफा या कितना कमी करेगी, फ्रेट्स हो सकते हैं गवर्नमेंट की तरफ से, हम मिनिमम वेजेस के स्टैंडर्ड हो सकते हैं, बिजली के यूनिट की प्राइस हो सकती है, ठीक है। सो हमें इन सब का अंदाज़ा लगाना पड़ता है। इकोनॉमिक फोरकास्ट, इन सब का अंदाज़ा लगाने के लिए देयर आर डिफरेंट मॉडल्स विच मे बी यूज, जिससे हम ये अंदाज़ा लगाएंगे इनके बारे में। ये अंदाज़ा लगाना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि ये सारे अंदाजे हमारे इन स्टेटमेंट्स के बनाने में कहीं ना कहीं काम आने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम इन्फ्लेशन का अंदाज़ा लगाएंगे तो हम अपनी प्राइस का टारगेट सेट कर पाएंगे अगले साल हमारी सेल प्राइस क्या होनी चाहिए। हमें इन्फ्लेशन का अगले साल का अंदाज़ा होगा तो हम अपनी कॉस्ट का टारगेट सेट कर पाएंगे कि हमारी मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट अगले साल क्या होनी चाहिए, लेबर कॉस्ट क्या होनी चाहिए। हमें टैक्सेशन का अंदाज़ा होगा तो बजटेड इनकम स्टेटमेंट में हम प्रोविजन फॉर टैक्सेशन इनकॉर्पोरेट कर पाएंगे। हमें ड्यूटीज़ का, इंपोर्ट ड्यूटीज़ का, एक्साइज ड्यूटीज़ का अंदाज़ा होगा तो ही हम रॉ मटेरियल की कॉस्ट बेहतर अंदाज में टारगेट कर पाएंगे। सो इकोनॉमिक फोरकास्ट में आप इस तरह की जो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स होते हैं इनका एस्टीमेट लगाते हो कि अगले साल ये वैल्यूज़ क्या होने वाली हैं। फोरकास्टिंग एक इम्पॉर्टेंट टूल है जो बजट प्रिपरेशन में हमारे काम आता है, क्योंकि फोरकास्टिंग में जो वैल्यूज़ हम डिटर्मिन करते हैं ये वैल्यूज़ हम बजटिंग में इस्तेमाल कर रहे होते हैं। जी, तो आप फोरकास्टिंग को भी समझना है और इनका इस्तेमाल बजटिंग में कैसे हो रहा है उस पर भी बात करनी है। एनी क्वेश्चन, कोई चीज़ समझना है, यू कैन रेज योर हैंड एंड आस्क अ क्वेश्चन। अच्छा जी, थर्ड फोरकास्ट इज टेक्नोलॉजिकल फोरकास्ट। देर आर सर्टेन इंडस्ट्रीज जिसमें टेक्नोलॉजिकल चेंजेस काफ़ी रैपिडली आती हैं। सो ऐसी इंडस्ट्रीज को टेक्नोलॉजिकल फोरकास्ट भी डेवलप करनी पड़ती है। उनको ये देखना पड़ता है कि हम जिस टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं क्या ये टेक्नोलॉजी अगले साल कहीं बदलने वाली तो नहीं है। हमें टेक्नोलॉजिकल फोरकास्ट करनी चाहिए। अगर हम टेक्नोलॉजिकल फोरकास्ट करेंगे तो ही हम टेक्नोलॉजी में इन्वेस्टमेंट के टारगेट सेट कर पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, आप टेक्नोलॉजिकल फोरकास्ट बनाते हो कि फॉर एग्जाम्पल हम जिस टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं ये अगले साल चेंज होने वाली है। कोई एग्जाम्पल अगर हम ले सकें किसी इंडस्ट्री से, कौन सी ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें टेक्नोलॉजी चेंज होती है? मोबाइल है। मोबाइल में हम चले जाते हैं बैटरीज के ऊपर। बैटरीज आपको पता है कि उस पर काफ़ी तेज़ी से काम हो रहा है कि नए जो हमारे मोबाइल टेक्नोलॉजी यूज़ होते हैं बड़ी स्क्रीन वाले, उनमें बैटरीज बड़ी जल्दी एक्सपायर हो रही हैं। तो उसकी टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट पे काम हो रहा है कि भाई हम जो बैटरीज बना रहे हैं उसका साइज़ और उसकी पावर कितने जो भी mAh या जिससे भी मेजर किया जाता है वो क्या चल रहा है, किस तरह हम उसके साइज़ को रिड्यूस कर सकें, उसमें पावर ज़्यादा स्टोर हो सके, इस पर बड़ी तेज़ी से काम हो रहा है। लेट्स अज्यूम आप एक मोबाइल की बैटरीज बनाने की फैक्ट्री चलाते हो। अब उसमें टेक्नोलॉजिकल फोरकास्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हम अपने साल का अगले साल का टारगेट सेट कर दें और टारगेट में हम उसी एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजीज की बैटरीज बनाते रहें। अगले साल हम टारगेट कर लीजिए अगले साल हम 10,000 बैटरीज बनाएंगे, जैसे कि हमने पिछले साल बनाई। पिछले साल 8,000 बनाई थी, अगले साल हम 10,000 बना के बेचेंगे। एंड इफ वी फेल टू फोरकास्ट, कभी साइंस में तरक्की की वजह से टेक्नोलॉजी जो बैटरी की है वो 6 महीने बाद बदलने वाली है, तो पहली बात अगर हमने ये फोरकास्ट नहीं किया तो 6 महीने बाद हमारी बैटरी आउट ऑफ बिजनेस हो जाएगी, हमारी फैक्ट्री बंद हो जाएगी, अगर हमने इस टेक्नोलॉजी चेंज को फोरकास्ट करके इसका बंदोबस्त ना किया। तो टेक्नोलॉजिकल फोरकास्ट बनाई जाएगी। असूलन हमें, अगर हम मोबाइल बैटरी बनाने की फैक्ट्री चलाते हैं, हमें क्या करना चाहिए? हमें देखना पड़ेगा भाई इसमें जो रिसर्च हो रही है वो कहाँ तक पहुंची है और अंदाजन नई बैटरी का प्रोटोटाइप कब मार्केट में आएगा। जैसे मैंने कहा शायद 6 महीने बाद या 4 महीने बाद प्रोटोटाइप आ जाएगा। अगर 4 महीने बाद प्रोटोटाइप आएगा तो इसका मतलब हमें फिर नई टेक्नोलॉजी के हिसाब से मे बी नया प्लांट लगाना पड़ेगा। टेक्नोलॉजिकल फोरकास्ट, नया प्लांट लगाना पड़ेगा,
नया प्लांट लगाना है तो उसके लिए हमें शायद 5 या 10 मिलियन डॉलर चाहिए होंगे। तो भाई अगर ये हमें 6 महीने पहले इंफॉर्मेशन मिल जाएगी ना, वी विल हैव एम्पल टाइम टू प्लान, टू सेट आवर टारगेट्स। हम टारगेट करेंगे कि हम लोन लेंगे आज से 4 महीने बाद, और उस लोन से नई टेक्नोलॉजी का प्लांट लगाएंगे, और नई टेक्नोलॉजी पे प्लांट लगा के अगली बैटरीज हम नई टेक्नोलॉजी पे प्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे। सो टेक्नोलॉजिकल फोरकास्ट अगर आप कर पाए तो आप बिजनेस में सर्वाइव कर जाओगे, क्योंकि 6 महीने बाद जैसे ही टेक्नोलॉजी नहीं आएगी, आपके पास पैसे पहले अवेलेबल होंगे, आपने बैंक से या अपने शेयर होल्डर से पैसे अरेंज करके रखे होंगे, आप फौरन नई टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करोगे और नई टेक्नोलॉजी की बैटरीज बनाना शुरू कर दोगे। लेकिन अगर आपने टेक्नोलॉजिकल फोरकास्ट नहीं की, आपने पुरानी टेक्नोलॉजी के हिसाब से ही, पुराने बजट, पुरानी बैटरी के हिसाब से ही बजट के टारगेट सेट किए में अपने, तो 6 महीने बाद नई टेक्नोलॉजी आने से आपकी प्रोडक्ट की डिमांड उड़ जाएगी। आपने टारगेट जो मर्जी सेट किए हो, आपका खरीदार ही नहीं रहेगा मार्केट में। और चूंकि अब आपके पास टाइम नहीं है पैसे अरेंज करने का, नया प्लांट लगाने का, यू मे बी आउट ऑफ बिजनेस। सो प्लानिंग इज क्रिटिकल, फोरकास्टिंग इज क्रिटिकल। अगर आप फोरकास्ट कर पाते हो कि टेक्नोलॉजी बदलने वाली है, तो उस फोरकास्ट के मुताबिक फिर आप प्लान भी कर लोगे कि टेक्नोलॉजी बदलेगी, उसके हिसाब से हम लोन अरेंज करेंगे, डेबिट, एसेट, क्रेडिट, कैपिटल हम करेंगे जून में जाके। ये बजटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ये चीज़ आप प्लान कर लोगे कि भाई टेक्नोलॉजी चेंज आने वाली है, इसके हिसाब से हमें जून में जाके $5 मिलियन का प्लांट खरीदना पड़ेगा, उसके लिए हमें $5 मिलियन का लोन लेना पड़ेगा। तो अपनी बैलेंस शीट में वो प्लानिंग आप रिफ्लेक्ट कर दोगे। तो टाइप्स ऑफ फोरकास्ट, ये 3 तरह की मेजर टाइप्स ऑफ फोरकास्ट हैं जो कि हम करेंगे, और फिर ये फोरकास्ट, जितनी भी फोरकास्टिंग है सारी फिर बजटिंग में हमारे हेल्प करती है। जी एनी क्वेश्चन, कोई सवाल? अच्छा, नेक्स्ट हेडिंग हमारी है जी फोरकास्टिंग मेथड्स। ये हैं टाइप्स कि हमें किन एरियाज़ में फोरकास्ट करने की ज़रूरत है। अब हम मेथड्स की बात कर रहे हैं कि किसी भी एरिया में हमने फोरकास्टिंग करनी हो तो उसके लिए क्या हमारे पास मेथड्स अवेलेबल हैं। फोरकास्टिंग मेथड में देयर आर 2 ब्रॉड कैटेगरीज, मेथड्स ऑफ फोरकास्टिंग। दो मेथड्स हैं जी, एक क्वालिटेटिव और दूसरा है जी क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव मेथड्स ऑफ फोरकास्टिंग एंड क्वांटिटेटिव मेथड्स ऑफ फोरकास्टिंग। जैसे कि नाम से ही जाहिर है, क्वालिटेटिव मतलब जिसमें कोई नंबर्स इन्वॉल्व नहीं है, ऐसे मेथड्स ऑफ फोरकास्टिंग in which we don't use any numerical data। और क्वांटिटेटिव मेथड्स में हम न्यूमेरिकल डाटा को यूज़ करके फोरकास्टिंग करते हैं। मेथड्स ऑफ फोरकास्टिंग क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव चूँकि नंबर्स नहीं हैं, ह्यूमन जजमेंट बेस्ड हैं, जिनको हम सब्जेक्टिव कहते हैं, इंसानी राय पे बेस्ड हैं, एंड नॉर्मली दे आर यूज्ड इन शॉर्ट टर्म। कोई शॉर्ट टर्म जो फोरकास्ट हैं, अगले 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने का बिहेवियर हम स्टडी करना चाहते हैं, उसमें यूज़ होंगे। और जजमेंटल हैं ये, इसमें ह्यूमन जजमेंट शामिल होती है। क्वांटिटेटिव जैसे हमने कहा मैथमेटिकल मॉडल्स हैं, इस पर हम बाद में के बात करते हैं, पहले हम क्वालिटेटिव मॉडल्स पे बात कर लें। क्वालिटेटिव मॉडल, अब ये जो हम छोटी छोटी सी टर्म्स हैं, दो लाइनों की बात कर रहे हैं, या पास पेपर में टू माय मेमोरी ये टेस्ट नहीं हुए हुए, बट जैसे आप लोगों ने देखा कि आ सकता है। सो यहाँ पे मैं फिर बार बार जो मैं तवज्जो दिलाता हूँ, यहाँ पे आपको फिर तवज्जो दिला दूँ कि अगर आपने रीडिंग नहीं की और रिवीजन नहीं की, सिर्फ प्रैक्टिस ही करते रहे हो, तो फोरकास्टिंग इज़ नॉट इन योर नॉलेज। फोरकास्टिंग आपको फिर नहीं आती, क्योंकि पास पेपर प्रैक्टिस में तो फोरकास्टिंग आपको मिलनी ही नहीं है। तो इसलिए मैं बार बार एम्फसाइज कर रहा हूँ कि कंप्रीहेंसिव कवरेज ऑफ सिलेबस कैन ओनली बी इंश्योर्ड इफ़ यू रीड एंड रिवाइज फ्रॉम द टेक्स्ट बुक और नोट्स। वहीं से आपको कंप्रीहेंसिव कवरेज इंश्योर होती है, और कंप्रीहेंसिव कवरेज ऑफ सिलेबस के बगैर आप एग्ज़ाम में अच्छी परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट नहीं करते। अच्छा जी, हम क्वालिटेटिव मेथड्स पे बात कर रहे हैं।
क्वालिटेटिव मेथड में सबसे पहले जी हमारे पास मार्केट रिसर्च, क्वालिटेटिव मेथड्स ऑफ फोरकास्टिंग। अब मार्केट रिसर्च कर लीजिए। मार्केट रिसर्च थ्रू क्वेश्चनियर, थ्रू इंटरव्यूज की जाती है। आप यू मे प्लान टू विजिट द कस्टमर। फॉर एग्जाम्पल हम सेल्स की फोरकास्ट बनाना चाह रहे हैं। सेल्स की फोरकास्ट क्वालिटेटिव मेथड से करना चाह रहे हैं। हम जानना चाह रहे हैं अगले साल हमारी सेल्स क्या होगी, और हमने फैसला किया हम मार्केट रिसर्च करते हैं इसके लिए। उसके लिए हमने एक क्वेश्चनर डेवलप किया और हमने वो क्वेश्चनर अपने सिलेक्टेड की कस्टमर्स को भेजा, और हमने उस क्वेश्चनर के जो रिस्पॉन्सेज हैं उससे हम अंदाज़ा लगाने की कोशिश कर सकते हैं कि हमारे कस्टमर की हमारी प्रोडक्ट से सेटिस्फेक्शन लेवल्स क्या हैं, क्या हमारी प्रोडक्ट को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स को वो रेफ़र या रिकमेंड कर रहे हैं, क्या हमारी प्रोडक्ट को दोबारा यूज़ करने का प्लान रखते हैं, हमारी प्रोडक्ट में उन्होंने कोई फ्लॉज ढूंढ रखे हैं, क्या वो हमें कुछ सजेशन दे पा रहे हैं। देयर कुड बी डिफरेंट क्वेश्चन। मार्केट रिसर्च, आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल कि मार्केट रिसर्च से हम सेल्स की फोरकास्ट बनाएं, तो मार्केट रिसर्च का जो रिस्पांस आएगा, कस्टमर का जो रिस्पांस आएगा, उसको हम ऑब्जेक्टिवली इवैल्यूएट करके वहां से अपने फोरकास्ट बना सकते हैं सेल्स की। मार्केट रिसर्च सिर्फ सेल्स फोरकास्ट में ही इस्तेमाल नहीं होगा, ये डिफरेंट एरियाज में फोरकास्टिंग के लिए इस्तेमाल हो सकता है। हम किसी और एरिया में, फॉर एग्जांपल हम टेस्ट में चेंजेस के बारे में लोगों की इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं, फैशन में चेंजेस के बारे में इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं, जिससे हम अपनी डिज़ाइनिंग की टीम को स्ट्रेंथन करने की प्लानिंग करना चाहते हैं, वहाँ पे भी हम मार्केट रिसर्च को यूज़ कर सकते हैं। हम जानना चाहते हैं क्या हमारी जो डिज़ाइन, फॉर एग्जांपल वी आर इनटू फैशन डिज़ाइनिंग से गारमेंट्स में है, हम जानना चाहते हैं क्या हमारी टीम ठीक काम कर रही है या हमें इसकी डेवलपमेंट या इसकी इंप्रूवमेंट या इसकी चेंज को प्लान करना है, उसके लिए भी हम मार्केट रिसर्च यूज़ कर सकते हैं। कस्टमर्स को दें क्वेश्चनर बना के, कस्टमर के रिस्पॉन्स से आप देखिए कि कस्टमर हमारी डिज़ाइनिंग टीम के काम को कैसे देखते हैं, क्या उससे सेटिस्फाइड हैं या उससे डिससेटिस्फाइड हैं। सो स्पेसिफिक हम क्वेश्चंस बना के, इंफॉर्मेशन लेके अपनी प्लानिंग कर सकते हैं। सो मार्केट रिसर्च थ्रू क्वेश्चनर, थ्रू इंटरव्यूज, पब्लिक के पास जाके, टारगेट ऑडियंस के पास जाके आप इस मामले को हल कीजिए। दूसरा है जी ज्यूरी ऑफ एग्जेक्टिव ओपिनियन। ज्यूरी ऑफ एग्जेक्टिव ओपिनियन, ये हम क्वालिटेटिव मेथड की बात कर रहे हैं। अच्छा जी, इसमें आप ज्यूरी ऑफ एग्जेक्टिव ओपिनियन में ज्यूरी से आपको जैसे वर्ड से समझ आनी चाहिए, वी टॉक अबाउट अ ग्रुप। हमारे तो यहाँ पे अदालत में ज्यूरी का सिस्टम नहीं है, लेकिन इंटरनेशनली जो अदालत से अमेरिका में वहाँ पे अदालतें भी ज्यूरी पे चलती हैं कि एक ग्रुप ऑफ जजेस होते हैं जो कि एक फ़ैसले के बारे में वोटिंग करते हैं और उसमें मुताबिक यहाँ पे फैसला किया जाता है। हमारे भी खैर बड़े जो फैसले होते हैं उनमें बेंचेस बन जाते हैं, जैसे सुप्रीम कोर्ट का बेंच बन गया तो वो ज्यूरी होती है कि 5 लोगों का बेंच बन गया, इट इज़ लाइक अ ज्यूरी। ये 5 लोग फिर आपस में बैठते हैं, किसी चीज़ को डिस्कस करते हैं, उसके बारे में फैसला करते हैं। तो यहाँ पे हम जो बात कर रहे हैं, यहाँ पे भी हम एक्सपर्ट्स के ग्रुप की बात कर रहे हैं कि आपने किसी भी एरिया के बारे में फोरकास्ट करनी है। फॉर एग्जाम्पल टेक्नोलॉजिकल फोरकास्ट हमने करनी है, हमने टेक्नोलॉजिकल फोरकास्ट करनी है, तो इसका तरीकाकार क्या हो सकता है कि हम जो एक्सपर्ट्स हैं टेक्नोलॉजी के, उनका एक ग्रुप बनाएं और उनसे कहें कि आप हमारी मदद करें ये जानने में कि अगले साल टेक्नोलॉजिकल चेंज आने वाली है हमारे बिजनेस में या नहीं। तो शायद वो ग्रुप इकट्ठे बैठेंगे, डिस्कस करेंगे, रिसर्च स्टडी करेंगे, डिफरेंट एरियाज में क्या क्या रिसर्चेज हो रही हैं उसको सामने लेके आएंगे और शायद उसके ऊपर अपनी ओपिनियन फॉर्म करके देंगे कि अभी हमने जो रिसर्च दुनिया में हो रही है उसको स्टडी किया है, जो ऑर्गेनाइजेशन इस प्रोसेस में इन्वॉल्व है उसको स्टडी किया है, उसके बाद हमारी राय ए है या बी है।
कि अगले साल में टेक्नोलॉजिकल चेंज आने वाली है या नहीं आने वाली। दिस कुड बी वन आइडिया ज्यूरी फॉर एग्जीक्यूटिव डिसीजन कि हमने एक्सपर्ट लोगों का ग्रुप बनाया, उनके हवाले एक टास्क किया कि भाई आप हमें टेक्नोलॉजिकल फोरकास्ट में हेल्प कीजिए। हम इसको इस तरह भी यूज कर सकते हैं कि ये ग्रुप हम बनाएं इकोनॉमिस्ट का, हम इकोनॉमिस्ट का ग्रुप बनाएं और उनसे कहें कि आप हमें हेल्प करें इकोनॉमिक फोरकास्ट में। किसी भी टाइप ऑफ फोरकास्ट के लिए इनमें से कोई भी मेथड यूज किया जा सकता है, ठीक है। मैं ज्यूरी ऑफ एग्जीक्यूटिव डिसीजन क्वालिटेटिव मेथड से हम इकोनॉमिक फोरकास्ट भी कर सकते हैं, हम ज्यूरी ऑफ एग्जीक्यूटिव डिसीजन से टेक्नोलॉजिकल फोरकास्ट भी कर सकते हैं, हम ज्यूरी ऑफ एग्जीक्यूटिव डिसीजन से सेल्स फोरकास्ट भी कर सकते हैं कि अभी आप हमें सेल्स फोरकास्ट करने में हेल्प कीजिए कि आप एक्सपर्ट लोग हैं मार्केटिंग के और सेल्स के, उनको इकट्ठा करके बैठाओ, उनसे कहो कि हमें बताइए अगले साल हमारी सेल्स की फोरकास्ट क्या बनती है। वो फिर आपसे कुछ इंफॉर्मेशन निकलवाएंगे, कुछ आपसे डाटा एक्सट्रैक्ट करवाएंगे, उसकी बेस पे अपनी ओपिनियन वो बना देंगे। तो ज्यूरी ऑफ एग्जीक्यूटिव ओपिनियन, आप एक एक्सपर्ट लोगों का ग्रुप बनाइए, उनको एक टास्क असाइन कीजिए, एक एरिया असाइन कीजिए जिस एरिया में आपको उनसे फोरकास्ट में हेल्प चाहिए। ये है एरिया और वो है मेथड। उस मेथड से किसी भी एरिया में आप फोरकास्ट करवा सकते हैं। ज्यूरी ऑफ एग्जीक्यूटिव ओपिनियन। अच्छा जी, थर्ड है जी डेल्फी मेथड। डेल्फी मेथड, डेल्फी मेथड ज्यूरी ऑफ एक्सपर्ट ओपिनियन की भी उससे भी इंप्रूव्ड फॉर्म है। कुछ बातें कॉमन हैं लेकिन कुछ डिफरेंसेस भी हैं। यहां पे हमने ग्रुप से कहा कि भाई आप हमें एज अ ग्रुप एक ओपिनियन फोरकास्ट बना के दीजिए। यहां पे हम एक्सपर्ट्स एंगेज करते हैं, हम हर इंडिविजुअल एक्सपर्ट को कहते हैं आप अपनी ओपिनियन दीजिए। हर इंडिविजुअल एक्सपर्ट को कहेंगे, ये इससे ज्यादा फॉर्मल है, ये ज्यूरी ऑफ एग्जीक्यूटिव डिसीजन से ज्यादा फॉर्मल मेथड है। इसमें एक्सपर्ट से कहा जाता है कि आप अपनी ओपिनियन दीजिए, फिर हर एक्सपर्ट की ओपिनियन को डिस्कशन में लाया जाता है। एक्सपर्ट से मिलकर डिस्कस करते हैं कि ए की राय क्या है, बी की राय क्या है, सी की राय क्या है। हर एक्सपर्ट अपनी राय की फेवर में आर्गुमेंट देता है और दूसरे की राय से अगर डिसएग्रीमेंट है तो उसमें भी आर्गुमेंट दिए जाते हैं। एक्सपर्ट ने अपनी ओपिनियन दी, फिर डिस्कशन में गए, तो डिस्कशन के बाद डेफिनेटली आपका नॉलेज लेवल, नॉलेज बेस बदलती है। आपने मजीद एक्सपर्ट से राय सुनी, उससे आपकी नॉलेज बेस बदलती है। फिर ये प्रोसेस फिर रिपीट किया जाता है। ठीक है जी, आपने पहली ओपिनियन दी, अब आप लोगों ने आपस में डिस्कस की अपनी ओपिनियंस को। अब अगर उसकी लाइट में अगर आपकी ओपिनियन बदली है तो आप नई राय दीजिए। फॉर एग्जाम्पल, हमने इन्फ्लेशन की फोरकास्ट ले रहे थे, किसी ने कहा 10% होगी, किसी ने कहा 15 होगी, किसी ने कहा 6 होगी। इन तीनों की डिस्कशन कराई हमने आपस में और हमने कहा जब डिस्कशन के बाद जरा दोबारा राय दीजिए इन्फ्लेशन के बारे में क्या है, तो शायद आप किसी ने कहा 11 होगी, किसी ने कहा 10 होगी, किसी ने कहा 8 होगी। सो जरा उनके डिफरेंसेस करीब हो गए। हमने दोबारा डिस्कशन में डाला और फिर तीसरी दफा राय मांगी। डेल्फी मेथड में एक्सपर्ट्स ओपिनियन लिया जाता है और उस पर डेलिब्रेशन होती है और यह प्रोसेस रिपीट होता जाता है तब तक जब तक तमाम एक्सपर्ट्स कंसेंसस पे ना आ जाएं। जब तक तमाम एक्सपर्ट्स कंसेंसस पे ना आ जाए, नहीं यार वाकई 9% इन्फ्लेशन इज अ फेयर फोरकास्ट। शुरू हुई थी ये कहीं 15 से, कहीं 5 से, लेकिन डिस्कशन के बाद रिफाइन करते गए अपने एस्टीमेट को और कंसेंसस सबका आ गया कि नहीं भाई शायद 9% या 11% दैट इज एन अप्रोप्रिएट या फेयर इन्फ्लेशन फोरकास्ट। अगेन डेल्फी मेथड भी किसी भी एरिया में फोरकास्ट के लिए यूज किया जा सकता है। मैं इन्फ्लेशन के हिसाब से बात कर रहा हूं, सेल्स के हिसाब से बात की जा सकती है, टेक्नोलॉजी के हिसाब से बात की जा सकती है। यहां पे है क्या कि यहां पे एक ग्रुप को टास्क दिया गया था, इंडिविजुअल टास्क नहीं थे। ग्रुप को कहा गया था कि आप मिलकर राय दीजिए। यहां पे क्या कहा जा रहा है, इंडिविजुअल को कहा जा रहा है आप राय दीजिए, फिर उनको डिस्कशन में लाया जा रहा है, फिर दोबारा उनसे कहा जा रहा है फिर इंडिविजुअली राय दीजिए, फिर डिस्कशन में लाइए, टिल द टाइम दे ऑल रीच ऑन द सेम कंक्लूजन। जी, any question? And the fourth, estimate of the sales team. ये तो जैसे नाम से ही जाहिर है कि ये सेल्स की फोरकास्ट में यूज होता है, सेल्स की फोरकास्ट बनाने में। बाकी मेथड मैंने कहा ना कि ये सेल्स में भी हो सकते हैं, इकोनॉमिक में भी हो सकते हैं और टेक्नोलॉजी में भी यूज किए जा सकते हैं।
लेकिन ये मेथड सिर्फ सेल्स के लिए ही स्पेसिफिक रेलेवेंट है कि सेल्स टीम से कहा जाता है, जो हमारे सेल्स की फील्ड के लोग हैं, जो कस्टमर से इंटरेक्शन में हैं, जो कस्टमर से फीडबैक रेगुलरली लेते रहते हैं, उनसे कहा जाता है कि भाई आप बताइए आपके ख्याल में हमारी अगले साल की सेल्स क्या होंगी। आप कस्टमर से फीडबैक भी लेते हो, आपको कस्टमर के टेस्ट का भी पता है, आपको कस्टमर की सेटिस्फेक्शन का भी पता है, कंप्लेंट्स का भी पता है। तो आपके ख्याल में आपने जो इंडिविजुअल सेल्स में ना हर इंडिविजुअल को टारगेट दिया जाता है, एक इलाका असाइन किया जाता है, रीजन असाइन किया जाता है, टारगेट दिए जाते हैं। तो हर इंडिविजुअल से कहा जाता है कि आप अपने रीजन के हिसाब से बताइए कि आपके रीजन में सेल्स अगले साल की अंदाजन कहाँ जाएंगी, ऊपर जाएंगी, नीचे जाएंगी, कितनी जाएंगी। सो सेल्स एस्टिमेट ऑफ द सेल्स टीम या सेल्स फोर्स, क्वालिटेटिव मेथड्स ऑफ फोरकास्ट। जी एनी क्वेश्चन, कोई सवाल? फोरकास्टिंग क्या है, बजटिंग क्या है, पहले हमने इसके डिफरेंस पे बात की। फोरकास्टिंग की टाइप्स, किन किन एरिया में हमें फोरकास्टिंग की जरूरत पड़ेगी। फोरकास्टिंग इज इंपॉर्टेंट टू प्रिपेयर बजट्स। किन किन एरिया में हमें फोरकास्टिंग की जरूरत पड़ सकती है, और ये फोरकास्ट बनाने के लिए हमारे पास क्या क्या मेथड्स ऑफ फोरकास्टिंग अवेलेबल हैं। क्वालिटेटिव मेथड्स को हमने अभी तक डिस्कस किया। कोई सवाल? अच्छा जी, नेक्स्ट हमारी है जी डिस्कशन क्वालिटेटिव के बाद क्वांटिटेटिव मेथड। क्वांटिटेटिव फोरकास्टिंग के क्वांटिटेटिव मॉडल्स क्या क्या हमारे पास अवेलेबल हैं। क्वांटिटेटिव मेथड में हमारे पास दो ब्रॉड कैटेगरीज फर्दर अवेलेबल हैं। एक कहलाता है टाइम सीरीज और एक कहलाता है कॉजल मॉडल्स। टाइम सीरीज मॉडल्स कह लीजिए और इसको कॉजल मॉडल कह लीजिए। टाइम सीरीज मॉडल एंड कॉजल मॉडल। टाइम सीरीज क्या होती है जी, कोई बताएगा? व्हाट इज टाइम सीरीज? कहीं ना कहीं शायद पढ़ा होगा आपने ये वर्ड, पढ़ा हुआ ये वर्ड टाइम सीरीज का कहीं क्यूएम में, शायद है क्यूएम में कि नहीं है? बिल्कुल है। तो क्या होता है टाइम सीरीज? अब क्यूएम में ना आपने छोटे छोटे टूल्स पढ़े होते हैं, वहां पे आपको बड़ा रेयर होता है कि उन टूल्स की एप्लीकेशन एज एन अकाउंटेंट आपने कहां पे जाके करनी है और कैसे करनी है। बेसिक टूल्स आपको सिखा दिए जाते हैं और उन टूल्स की एप्लीकेशन आपकी डिफरेंट सब्जेक्ट्स में आगे जाके आ रही होती है। जैसे क्यूएम में आपकी काफ़ी ज़्यादा एप्लीकेशन आनी है इन टूल्स की। उन जो आपने वहाँ पे डेफिनेशंस, जो टर्म्स पढ़ी हैं, जो कैलकुलेशन वहाँ पे सीखी हैं, उनकी प्रैक्टिकली हम किन सिचुएशन में उन टूल्स को यूज़ करते हैं, काफ़ी ज़्यादा हमने ये कैफ 8 में हमने सीखना है। तो टाइम सीरीज़ होती क्या है, टाइम सीरीज से फोरकास्टिंग कैसे है, वो बात की बात है। पहले व्हाट इज़ टाइम सीरीज़? ऑडिट के अंदर टाइम कितना लगता है? टाइम सीरीज, व्हाट इज टाइम सीरीज? बिल्कुल ऐसा नहीं है जी बेटा। टाइम सीरीज क्या है? एनी वॉलंटियर, व्हाट इज अ टाइम सीरीज? टाइम सीरीज की हम सिर्फ अभी डेफिनेशन पे बात कर रहे हैं। टाइम सीरीज क्या है? वन सेंटेंस फॉर डिफाइनिंग व्हाट द डेफिनेशन ऑफ टाइम सीरीज। टाइम सीरीज इज रिकॉर्डिंग ऑफ एनी वेरिएबल ओवर टाइम, ओवर टाइम पीरियड। किसी भी वेरिएबल का आप टाइम पीरियड पे रिकॉर्ड रख लो, उस डाटा को हम टाइम पीरियड कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, हम ईयर वाइज सेल्स इन यूनिट्स का डाटा अगर लाएं, फॉर एग्जांपल हमारे पास 2015, 16, 17, 18 सेल्स हैं जी 10,000 यूनिट्स, 11,000 यूनिट्स, 9,800 यूनिट्स, 11,600 यूनिट्स। दिस इज अ टाइम सीरीज। ये भी टाइम सीरीज है। टाइम सीरीज से मुराद क्या है? टाइम के साथ डाटा की वैल्यूज का रिकॉर्ड, अ टाइम सीरीज। आप सेल्स के अलावा आप यहां पे प्रोडक्शन का रिकॉर्ड भी रख सकते हो।
कि हमारी प्रोडक्शन क्या हुई थी 2015 में जी। प्रोडक्शन हमारी शायद मे बी 9,700 यूनिट थी, मे बी 10,200 यूनिट थी, मे बी 10,800 यूनिट थी, मे बी ये 12,000 यूनिट थी। दिस इज ऑल्सो अ टाइम सीरीज कि टाइम के साथ प्रोडक्शन का डाटा। हम एनुअल सैलरीज का रिकॉर्ड रख लें कि जी पिछले 4 साल में हमारी एनुअल सैलरीज कितनी थी, वो भी टाइम सीरीज है। सो एनी डाटा रिकॉर्डेड ओवर टाइम दैट इज कॉल्ड टाइम सीरीज कि ओवर द ईयर, ओवर द मंथ, वीकली, डेली, कोई भी टाइम का इंटरवल हो, वो डेली है, वीकली है, मंथली है, एनुअल है, बाय एनुअल है या ओवर डेकेड है, वक्त के साथ डाटा का रिकॉर्ड, दिस इज टाइम सीरीज। टाइम सीरीज मॉडल क्या है, हम बात करते हैं अब टाइम सीरीज मॉडल। टाइम सीरीज मॉडल है कि भाई पास्ट के टाइम सीरीज को यूज करके फ्यूचर की फोरकास्ट बनाना, दिस इज टाइम सीरीज मॉडल। पास्ट की टाइम सीरीज को यूज करके फ्यूचर फोरकास्ट बनाना, दिस इज कॉल्ड टाइम सीरीज मॉडल। कॉजल मॉडल पे हम बाद में करते हैं, पहले हम टाइम सीरीज मॉडल को डिस्कस कर लें। अब ये क्वांटिटेटिव टूल है, आप देख रहे हैं यहाँ पर नंबर्स आ रहे हैं। ये पीछे जितने अब हमने क्वालिटेटिव डिस्कस किया, देयर वर नो नंबर्स नहीं थे वहां पे, जजमेंट थी, ह्यूमन ओपिनियंस थी, डिस्कशंस थी। अब यहाँ पे डिस्कशन नहीं है, यहाँ पे नंबर्स गिवन है और नंबर्स के साथ मैथमेटिकली कैसे आपने प्ले करना है फोरकास्ट बनाने में। अच्छा, टाइम सीरीज मॉडल में वी हैव 3 टूल्स। टाइम सीरीज में हमारे पास 3 टूल्स हैं जी। वन इज, इसको नाइव कह लें, नेव कह लें, नाइव अप्रोच। द अदर इज मूविंग एवरेज एंड द थर्ड इज ट्रेंड प्रोजेक्शन। ये 3 टाइम सीरीज में 3 मॉडल्स हैं। पास्ट ओवर द टाइम जो डाटा रिकॉर्ड हुआ, उस डाटा को लेके फ्यूचर की फोरकास्ट बनाना 3 मेथड हैं। अब हमें एग्जाम में हो सकता है इनमें से कोई मेथड की एप्लीकेशन भी आ जाए। जस्ट टू गिव यू एन आइडिया, जैसे मैंने आपसे क्या बात की कि जी फोरकास्ट 12 मिलियन की है और कंपनी हो सकता है बजट करे सेल्स 12 मिलियन से, फोरकास्ट से 2 मिलियन ऊपर। अब अभी तक ये कॉन्सेप्ट एग्जाम में टेस्ट नहीं हुआ, बट एग्जामिनर में टेस्ट फोरकास्टिंग विद बजटिंग। अभी तक एग्जाम में आपको एग्जामिनर बजट दे देता है जी सेल्स का बजट 14 मिलियन है, लेकिन एग्जामिनर आपको इस तरह भी कह सकता है कि कंपनी सेल्स की फोरकास्ट से 2 मिलियन ज्यादा का बजट टारगेट करना चाहती है। सेल्स फोरकास्ट से 2 मिलियन ज्यादा बजट सेट करना चाहती है। तो अब सेल्स फोरकास्ट आपको पता होगी तो अब 2 मिलियन ऐड करके उसमें बजट बनाओगे ना। आपको पता होगी सेल फोरकास्ट 12 मिलियन है तो +2 करके 14 का बजट बनाओगे ना, और बजट सेल्स आएंगी तो बजट इनकम स्टेटमेंट बन पाएगी। तो फोरकास्ट जैसे मैंने कहा अभी तक तो पास में टेस्ट नहीं हुआ, बट 2-2, 3-3 नंबर की कैलकुलेशन कहीं ना कहीं एग्जामिनर डाल सकता है। तो ये मैथमेटिकल मॉडल्स हैं जिससे हम टाइम सीरीज को लेके फ्यूचर फोरकास्ट बना सकते हैं। सबसे सिंपल, सबसे आसान नाइव या नेव अप्रोच। नाइव का डिक्शनरी मीनिंग होता है सीधा साधा, बोला बाला। तो ये बड़ी सीधी सादी सी टेक्निक है। नाइव अप्रोच क्या कहती है कि आप 2018 तक आपका साल खत्म हो गया, अब आप 2019 की फोरकास्ट बनाना चाहते हो, तो नाइव अप्रोच कहती है कि भाई जो मोस्ट रीसेंट पीरियड आपका गुजरा, अगले साल की फोरकास्ट वही सेट कर लो। नाइव अप्रोच कहती है कि जो मोस्ट रीसेंट पीरियड आपका गुजरा है, उस पीरियड में आपने जो वैल्यू हासिल की है
वही वैल्यू आपकी अगले पीरियड की फोरकास्ट है। दिस इज नाइव अप्रोच। टाइम सीरीज, पास्ट डाटा ओवर द टाइम जो रिकॉर्ड हुआ है उसको लेके फ्यूचर फोरकास्ट करना। नाइव अप्रोच, मोस्ट रीसेंट डाटा को लेके आप मोस्ट रीसेंट पीरियड की वैल्यू को अगले कमिंग पीरियड की फोरकास्ट अज्यूम कर लो। दिस इज मोस्ट सिंपल मेथड। नेक्स्ट टूल इज मूविंग एवरेज। मूविंग एवरेज आपने सुना हुआ जिसके बारे में, कभी इस्तेमाल की भी है ये? मूविंग एवरेज कहीं ना कहीं पढ़ा ही होगा। किस सब्जेक्ट में पढ़ी हुई है? क्यूएम में पढ़ी हुई है। मूविंग एवरेज फोरकास्टिंग का एक टूल है और नॉर्मली ये इस्तेमाल की जाती है ऐसे सिनेरियो में जहां पे डाटा में आपको फ्लक्चुएशन नजर आ रही हो। जब डाटा में फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा हो तो उस डाटा को फ्लक्चुएशन को ज़रा थोड़ा सा कम करने के लिए, क्योंकि फिर आपके पास ना फोरकास्ट करना मुश्किल हो जाता है। कभी सेल्स इधर जा रही हैं, कभी इधर जा रही हैं, कभी यहाँ पे हैं, कभी इधर हैं, कभी ऊपर हैं। तो फोरकास्टिंग कि अगले पीरियड में सेल्स क्या होने वाली है, अंदाजन इंडिकेटिव सेल्स की फिगर क्या होने वाली है, मुश्किल हो जाता है। तो जब डाटा में फ्लक्चुएशन नज़र आ रही है आपको, तो आप फिर मूविंग एवरेज लेते हो पास्ट डाटा की। लेट्स अज्यूम मैं आपसे क्वार्टरली, क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3 एंड क्वार्टर 4, ये आपसे हम लेट्स अज्यूम करते हैं ये लास्ट ईयर का डाटा है। ये लास्ट ईयर सेल्स हैं और सेल्स हमें गिवन है जी 5000 यूनिट्स, 7000 यूनिट्स, 4000 यूनिट्स और से 7200 यूनिट्स। ये हमें लास्ट क्वार्टर, लास्ट ईयर के 4 क्वार्टर की सेल्स गिवन है। मूविंग एवरेज कहता है देयर आर डिफरेंट, बाय द वे देयर आर डिफरेंट वेज टू अप्लाई दिस मूविंग एवरेज मेथड। हम एक ही मेथड से यहाँ पे मूविंग एवरेज कैलकुलेट करना सीख रहे हैं क्योंकि हमारे सिलेबस में इसकी बहुत ज़्यादा डेप्थ नहीं है। जस्ट इंट्रोडक्शन किया तक इससे हमारा तारुफ हमारा होना है, डिटेल में हमने इस पर नहीं जाना। मूविंग एवरेज का एक तरीका कार क्या है कि आपने नेक्स्ट ईयर से क्वार्टर 1 ऑफ द नेक्स्ट ईयर की क्वार्टर 1 की फोरकास्ट अगर बनानी है तो मूविंग एवरेज मेथड कहता है कि आप लास्ट 4 क्वार्टर्स की एवरेज लो, वो अगले साल की फोरकास्ट आपकी बन सकती है। फोरकास्ट तो इन 4 वैल्यूज की एवरेज क्या है? 50, 300, 5800 मूविंग एवरेज। अब चूंकि ये क्वार्टरली डाटा है, मूविंग एवरेज में जो अहम चीज होती है आपने कितनी वैल्यूज की एवरेज लेनी है। तो नॉर्मली हम एवरेज कितनी वैल्यूज की लेनी है ये सिलेक्ट करते हुए हम नंबर्स का ख्याल रखते हैं कि हमने 4 वैल्यूज की एवरेज लेनी है या 6 वैल्यूज की एवरेज लेनी है। तो इस केस में हमने 4 क्वार्टर्स इसलिए सिलेक्ट किए कि 4 क्वार्टर्स में जितनी भी वेरिएशन ऊंच नीच आनी होती है सारी कवर हो जाती है, क्योंकि 4 क्वार्टर का मतलब पूरा साल। तो हमने जो 4 क्वार्टर का डाटा उठाया है वो बेसिकली पूरे साल का डाटा है, और जब हम पूरे साल का डाटा लेते हैं तो डाटा में जितनी ऊंच नीच आनी थी वो सारी इसमें कवर हो रही है। तो ये हमने 4 वैल्यूज की एवरेज ली, ये अगले क्वार्टर की हमारे पास फोरकास्ट आ गई। फॉर एग्जाम्पल हमारे वीक में 6 डेज हैं और हमसे डेली सेल फोरकास्ट बनाई जाए मूविंग एवरेज मेथड से। वीक में 6 वर्किंग डेज है और हमने डेली सेल्स फोरकास्ट बनानी है, तो उस केस में हमें कितनी वैल्यूज की एवरेज लेनी चाहिए? 6 वैल्यूज की, क्योंकि वीक में मैक्सिमम 6 दिन है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। और हमसे कहा जाए जी आप नेक्स्ट मंडे की फोरकास्ट बनाओ मूविंग एवरेज मेथड से, तो इसमें अहम चीज होती है कितनी वैल्यूज की एवरेज लेनी है। यहां पे हमें क्वार्टरली डाटा दिया गया था, ये तो मैंने लिया ही 4 क्वार्टर का डाटा था, हो सकता है ये 10 क्वार्टर का डाटा होता पीछे। तो हमने कितने क्वार्टर्स की एवरेज लेनी है? 4, क्योंकि 4 क्वार्टर टिपिकली पूरा साल कवर कर जाते हैं। यहां पे भी हो सकता है हमें 20 दिन का डाटा सेल दी गई हो और हमसे कहा जाए जी मंडे की सेल्स बताएं। यहां पे हमने फिर डिसाइड करना है कि हमने कितनी वैल्यूज की एवरेज लेनी है। तो आंसर इज 6, क्योंकि हमारे पास डेज हैं और डेज का एक बिगर सेट कौन सा होता है? वीक।
डेज की हमें एवरेज चाहिए, डेज का बिगर सेट वीक है तो हमने वीक की एवरेज लेके डे को ले लिया। सिमिलरली क्वार्टर है, क्वार्टर ये हमने क्वार्टर का लेना है तो क्वार्टर का बिगर सेट होता है ईयर। क्वार्टर की फोरकास्ट लेनी है, क्वार्टर का बिगर सेट है ईयर, तो ईयर का हमने डाटा लिया, उसकी एवरेज निकाली। डे की एवरेज लेनी है, डे का बिगर सेट होता है वीक। आपको वीक की फोरकास्ट बनानी हो तो वीक का बिगर सेट मंथ, मंथ की एवरेज बनानी है तो मंथ का बिगर सेट ईयर, ठीक है जी, उसमें भी 12 मंथ की एवरेज लेनी होगी। सो यहां पे आपको सिर्फ ये सिलेक्ट करना होता है कि आपके लिए रेलेवेंट एक्स कितनी वैल्यूज की एवरेज लेनी है। उसके लिए हमने जैसे रूल जो डिसाइड कर रहे हैं कि फोरकास्ट रिक्वायर्ड फॉर एंड द डाटा टू बी यूज्ड, ये याद रख लीजिएगा। हमें फोरकास्ट रिक्वायर्ड है डेली, तो शायद डाटा हम यूज करेंगे 6 डेज मतलब वीक का। हमें फोरकास्ट चाहिए मंथली, तो डाटा हम यूज करेंगे शायद 12 मंथ्स का मतलब ईयर का। हमें फोरकास्ट चाहिए वीकली, तो हम डाटा यूज करेंगे शायद 1 मंथ का मतलब मे बी 4 वीक्स आएंगे, 4 वीक्स मतलब मंथ। हमें फोरकास्ट चाहिए क्वार्टरली, वो हमने अभी एग्जांपल ली, तो हम यहाँ पे अगेन ईयर डाटा लेंगे, 1 ईयर लेंगे मतलब 4 क्वार्टर्स आ जाएंगे, बेसिकली 4 क्वार्टर की एवरेज ले लेंगे, इसका मतलब अगेन ईयर। सो ये इसमें जो ख्याल करना होता है कि भाई हमें एक्स, व्हाट इज़ आवर एक्स, तो एक्स 6 डेज हैं, 12 मंथ्स हैं, 4 वीक्स हैं, 4 क्वार्टर हैं। सो मूविंग एवरेज पिछले एक्स नंबर ऑफ पीरियड्स की एवरेज लो, वो नेक्स्ट पीरियड की आपकी फोरकास्ट। मूविंग एवरेज मेथड। जी एनी क्वेश्चन, कोई सवाल? बेटा फोरकास्ट देखें, अगर आपने बनानी है, आपके साथी का सवाल है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ जाए अगर, जैसे अनफॉर्चुनेटली हमारे कंट्री पाकिस्तान में काफ़ी अक्सर ही ज़्यादा रहती है, कभी कम हो जाती है, कभी ज़्यादा हो जाती है, बट इंस्टेबिलिटी रहती है, तो इन हालात में प्रिडिक्ट करना, यस इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, इट बिकम्स वेरी डिफ़िकल्ट, क्योंकि हमारे लिए यहाँ पे प्रेडिक्शन गवर्नमेंट पॉलिसीज़ में कंसिस्टेंसी नहीं है, और कंसिस्टेंसी ना होने की वजह से वेरिएबल बदलते रहते हैं। इसीलिए पाकिस्तान में कारोबार करना बहुत ज़्यादा रिस्की समझा जाता है, क्योंकि आपके लिए वेरिएबल प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल है, यहाँ पे टारगेट सेट करना बहुत मुश्किल है, बजटिंग करना मुश्किल है। बट इसका मतलब ये नहीं कि हम बजट करेंगे नहीं, हाँ इसमें हम ये कर सकते हैं कि नॉर्मल अच्छी स्टेबल इकॉनमी में बजट टारगेट सेट किया जाता है अगले मे बी 5 साल का, और फिर उसको फर्दर ब्रेक डाउन किया जाता है सालाना बजट में कि अगले 5 साल में हमारा इदारा कहाँ जाना चाहिए, और सालाना उस टारगेट को हम कैसे अचीव करेंगे 5 साल का सफ़र कंप्लीट करने के लिए। अब पाकिस्तान में 5 साल क्या 1 साल को प्रेडिक्ट करना भी मुश्किल है, तो शायद फिर हम यहाँ सालाना तो नहीं क्वार्टरली बजट तो शायद बना सकते हैं, क्योंकि जितना फ्यूचर दूर जाता है उतना प्रिडिक्ट करना मुश्किल होता है, जितना शॉर्टर पीरियड होता है उतनी प्रिडिक्शन रिलेटिवली आसान हो जाती है। सो ऐसी इन्वायरमेंट में फिर हम शायद क्वार्टरली बजट बनाने के पीछे चल पड़ेंगे, हम सालाना बजट नहीं बनाएंगे, हम 5 साला मनसूबा नहीं बनाएंगे। बट बजट बनाना ज़रूरी है, प्लानिंग होना ज़रूरी है। जब हम जाएंगे बजट पे तो हम बजटिंग के फ़ायदे डिस्कस करेंगे। मुश्किल हो जाता है ऐसी सिचुएशन में, बट स्टिल वी हैव टू एडजस्ट अकॉर्डिंगली। आज के इतना ही जी, कल इंशाअल्लाह बाकी मेथड्स पे बात करेंगे, और कल ही शायद हम बजटिंग पे बात भी शुरू कर देंगे। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।